नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? छोटे वेंडरों के लिए। छोटे वेंडर इन द सेंस मतलब जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, मैन पावर सप्लाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में सपोर्ट करने के लिए या टनेज बेसिस पे लेके कोई काम कर रहे हैं साइट पे, छोटे-मोटे काम कर रहे हैं या कुछ मैन पावर लेके 1000-500 मैन पावर लेके सब साइट पे सप्लाई कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई कर रहे हैं। तो इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग बिड करने से पहले किसी भी बिड जमा करने से पहले और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में अगर एक बार एग्रीमेंट में साइन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के अंतराल में कोई चीज़ें चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नॉर्मली चेंज होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग तो कोई भी चेंज करने की कोई संभावना बनती नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग के होते-होते और कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक जाते-जाते काफ़ी सारे इतने इश्यू क्रिएट हो जाते हैं कि उनको पैसा वहाँ से निकालना और काम वहाँ पे कंप्लीट करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है। अगर डिफ़िकल्टीज़ इन द सेंस ऐसी हो जाती है कि कभी-कभी तो ज़ीरो-ज़ीरो में काम निकालना पड़ता है, ना प्रॉफ़िट ना लॉस, कभी-कभी लॉस में निकालना पड़ जाता है। तो अगर कंपनी को प्रॉफ़िटेबल बनाना है, साइट को प्रॉफ़िटेबल बनाना है, छोटे वेंडरों को, तो काफ़ी सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में अगर हम कंसिडर करके लेके चलें, तो इसमें जो लॉस की संभावना होती है या जो ज़ीरो-ज़ीरो में साइट निकालने की संभावना होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसी को एक-एक करके आज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लोकेलिटी एंड सराउंडिंग एरिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक छोटा-सा ही टॉपिक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें अगर स्टार्टिंग में ध्यान ना दें तो इसमें थोड़ा-सा कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। सपोज़ अगर लोकेलिटी प्लांट की जो लोकेलिटी है जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, वहाँ पे अगर एकोमोडेशन का मैन पावर एकोमोडेशन के लिए कोई साधन नहीं है, अगल-बगल टीएनपी जो कंज्यूमेबल मटेरियल अवेलेबल करने के लिए कोई अगर सराउंडिंग में अगर शॉप दुकान अगर अवेलेबल ना हो तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको काम शुरू होते-होते इश्यू फेस करना मतलब फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर काम एक बार आप शुरू कर देंगे बिना चीज़ों को ध्यान में रखे हो तो सपोज़ वहाँ पे अगर लोकेलिटी अगल-बगल में मैन पावर लोकेलिटी के स्टेबल होने के लिए अगर वहाँ पे रहने के लिए सराउंडिंग एरिया में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक कोई जगह ही नहीं हो, तो आपको मैन पावर को कम्युनिकेशन डेली सुबह-शाम कम्युनिकेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा वहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर एकोमोडेशन अगर सिटी एरिया में ले रहे हैं तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। वहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट करके लेके डेली सुबह-शाम लेके जाना है, वहाँ से जाने का समय तो मैन पावर का होता ही, आने के समय में 2-3 गाड़ी आपको लगानी पड़ेगी, तो ये सब कॉस्टिंग की तरफ से बढ़ जाता है। और खाने-पीने की व्यवस्था भी काफ़ी दूर हो जाती है। लंच का कैसे अरेंज करना है, तो लोकेलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है। दूसरा इसमें एरिया ये है कि लोकेलिटी में कोई इशू लोकल इशू तो नहीं है। सपोज़ आपका वर्कर जा रहा है, वहाँ पे कोई अगर लोकल इशू क्रिएट हो रहा है तो फिर काम आपका हैम्पर हो जाता है। फिर काम रेगुलर बेसिस पे हो नहीं पाता है। साइट पे कुछ न डेली कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। अगर लेबर अपने अपने पास रख लिया तो उसमें कोई इशू तो क्रिएट नहीं कर रहा फ्यूचर में। तो उस सब चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सराउंडिंग एरिया सही है कि नहीं है, वहाँ पे आपको कोई इश्यू तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी टीएनपी और कंज्यूमेबल आप वहाँ पे स्टार्टिंग में मोबिलाइजेशन के समय अरेंज वहाँ पे इजीली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। टीएनपी तो नॉर्मली मेजर टीएनपी बड़े-बड़े जो टूल्स वगैरह मशीनरी वगैरह हाइड्रा वगैरह हैं तो वहाँ पे अरेंज तो हो जाते हैं, लेकिन जो छोटी कंज्यूमेबल आइटम है जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, पीपीई जितने पीपीईज हो गए, आपके ग्राइंडिंग व्हील, कटिंग व्हील और बहुत सारे जितने भी तरह के इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, गैस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो ये सब जाँचना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अगर इसमें अब चीज़ें अगर ईज़िली अवेलेबल उस एरिया में नहीं है तो आप थोड़ा अपने रेट को बढ़ा के कोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें प्राइस एवेल्युएशन और टर्म, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एवेल्युएशन आप अच्छे से करिए और उसको टर्म्स को अच्छे से पढ़िए। प्राइस का ब्रेक डाउन है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बीबीयू जो बिलिंग ब्रेकअप प्राइस यूनिट होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसमें अगर टोटल 100% का बिलिंग है तो कोई कंपनी आपको 100% बिलिंग का समय देती नहीं है। कुछ परसेंट रिटेंशन के तौर पे होल्ड करके रखती है। अगर बैंक गारंटी वहाँ पे एप्लीकेबल है तो बैंक गारंटी भी आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, बैंक गारंटी के अलावा प्राइस जैसे रिटेंशन में कितना परसेंट होल्ड हो रहा है तो भी आपको स्टार्टिंग में निगोशिएट करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां एक तो 100% का जो बिलिंग ब्रेकअप है उसमें भी 10% होल्ड करती है, उसके बाद भी रिटेंशन होल्ड करती है। सपोज अगर 100 रुपये का अपन बिल आप टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल हो तो 80 रुपये आपको एट द टाइम बिलिंग के समय में देगी, 10% होल्ड करेगी बिलिंग ब्रेकअप में ही।
ठीक है। उसके बाद 80% पे बिल पे करेगा, उसमें 5% होल्ड करके रखती हैं रिटेंशन के तौर पे। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आप प्राइस ब्रेकडाउन जब बनता है उसी समय आप ये चीज़ों को क्लैरिफाई कर लिया करिए। बैंक गारंटी है कि नहीं है, अगर मोबिलाइजेशन के समय एडवांस गारंटी के आपको देना पड़ रहा है तो एडवांस आपको मिल रहा है, तो आप एक बार से उसको अच्छे से इवेलुएट कर लीजिए कि बैंक गारंटी एडवांस की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, बैंक गारंटी लेके जमा करना बेनिफिशियल है कि एडवांस हम ले ही ना। तो और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है तो उसमें क्या क्या कंडीशन है, कब वो रिलीज होगा, ये सब चीज़ों को ध्यान में आप रख के तब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करिए। काफ़ी बड़ा विषय है प्राइस वैल्यूएशन और टर्म्स का, तो इसको कभी कवर करेंगे, इंडिविजुअल इसको कवर किया जाएगा फ्यूचर में कभी। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसमें स्कोप ऑफ वर्क किसके स्कोप में, कौन सा स्कोप रहे काम रहेगा, बहुत सारे जैसे मटेरियल किसके स्कोप में, पीपीएच किसके स्कोप में, इसके फोल्डिंग मटेरियल किसके स्कोप में, कंज्यूमेबल मटेरियल किसके स्कोप में, मेजर टीएनपी किसके स्कोप में, टूल्स किसके स्कोप में, हमारे स्कोप में, तो आपको रेट भी उसी हिसाब से कोड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई भी आप काम ले रहे हैं तो अगर रेट आपको कोट करना है तो सब चीज़ों को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इतना ज़्यादा जरूरी है कि अगर इसमें आप शुरू में ध्यान नहीं देंगे, खाली ऐसे अब नॉर्मल मार्केट में जो रेट घूम रहा है उस रेट पे आप बिड कर दिए तो फिर आपको लॉस होने से कोई बचा नहीं सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवरेबल में सब चीज़ें हो गई तो आपका किस्मत, आपका लक, लेकिन अगर सब चीज़ें अगर सटीक नहीं बैठी तो आपको लॉस बियर करना ही पड़ेगा या जीरो जीरो में काम निकालना ही पड़ेगा, कैसे भी साइड क्लोज करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा डिफाइन हो जाता है। आप सब चीज़ों को टर्म्स कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें। इलेक्ट्रिसिटी किसके स्कोप में है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ चार्ज नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में होता है, वहाँ पे चार्जेबल तो नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान रख लें। अगर एक्स्ट्रा कुछ इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको काम अवार्ड किया गया उसके अलावा कुछ काम हो रहा है तो उसका कैसे आपने एक्स्ट्रा वर्क कैसे क्लेम करेंगे, उसका भी एक तरह से आप अच्छे से ध्यान रख के तब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करें। तीसरा है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स से पहले और भी चीज़ें एक बार लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, उसके पहले ह्यूमन रिसोर्स कंप्लेन, जो भी मैन पावर अगर सप्लाई कर रहे हैं या मैन पावर टनेज बेसिस पे काम कर रहे हैं तो मैन पावर तो आप लगा ही लगाएंगे, तो मैन पावर से रिलेटेड क्या क्या कंप्लेंसेस फुलफिल करने पड़ सकते हैं वहाँ पे, और क्या चीज़ें किसके स्कोप में, जैसे लेबर लाइसेंस, सबसे पहले लेबर लाइसेंस है तो लेबर लाइसेंस किसके स्कोप में रहेगा, आपके स्कोप में रहेगा या वेंडर आपके क्लाइंट के स्कोप में रहेगा, वो एक बार जांच कर ले, क्योंकि लेबर लाइसेंस लेने के लिए भी कुछ कॉस्टिंग की मत कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ती है, फी की कुछ फी है, गवर्नमेंट की फी है, और उसके बाद से भी प्रोसेसिंग का भी कुछ फी होता है उनका, तो उसका एक बार जांच कर ले किसके स्कोप में। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी है कि नहीं है, लेना है, ईएसआईसी पॉलिसी किसके स्कोप में है। ठीक है। उसके बाद ईपीएफ, ईपीएफ के बारे में बात कर ले कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कौन पे करेगा आपके थ्रू, क्योंकि एक पार्ट तो एम्प्लॉय देगा और दूसरा पार्ट एम्प्लॉयर में आप उनसे अब अपने क्लाइंट से डिस्कस करें कि आपके थोड़ा होगा कि हमको पे करना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में, तो उसके अनुसार आप अगर आपको पे करना है तो आप जो यूनिट रेट आप जो कोट करने जा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा इंक्रीज इसके बिहार में भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और भी कोई लोकल कंप्लेंसेस गवर्नमेंट का कोई फुलफिल तो करना नहीं पड़ रहा है तो वो भी एक बार आप जांच कर लें। ठीक है। उसके बाद से कंपनी प्रोफाइल एंड क्रेडेंशियल, कंपनी का प्रोफाइल देखना काफ़ी, जैसे बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी को काम देने से पहले उनकी प्रोफाइल चेक करती है, उनका क्रेडेंशियल चेक करती है, उनका टाइमलाइन चेक करती है, उनकी सब चीज़ें एक तरह से पूरी एक तरह से उनको कुंडली निकाल के चेक करती है। तो इसलिए उसी तरह क्या करना है, छोटी कंपनी को भी बड़ी जिसके पास काम करने जा रहे हैं उसकी भी कुंडली निकाल के चेक करनी है। चेक कर लिए जैसे कि कंपनी का रिपुटेशन कैसा है, कंपनी पेमेंट समय से देती है नहीं देती है, कंपनी काम करा के उसको 4 महीना पेमेंट तो नहीं दे रही है, कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कैश फ्लो का वो सही है कि नहीं सही है, कंपनी खाली अपनी भलाई के लिए काम करती है कि दूसरे के मतलब अपने छोटे छोटे वेंडरों को भी ध्यान देती है। ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान दे लें और कंपनी के क्रेडेंशियल काफ़ी अच्छे से चेक कर लें, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पैसा इसमें फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कंपनी का क्रेडेंशियल अच्छा नहीं है, क्लाइंट कंपनी का, उसके पास आप जाके काम कर रहे हैं और पता चला कि आपको 4 महीने पेमेंट हो रहा है, फिर 3 महीने का पेमेंट अपने पास ही रख के आपको बोल रहे हैं आप जाइए, आपका काम ही नहीं करना, फिर उसको घुमाते रहिए, आप घूमते रहिए। ठीक है। तो अब अगर कोर्ट के थ्रू लीगल इश्यू भी करने जाएंगे तो उसमें आपको इससे ज़्यादा कॉस्ट आपका लग जाएगा, तो ये सब चीज़ें पहले से ध्यान में रख के तब कॉन्टेक्ट आप वहाँ पे एग्रीमेंट में साइन करें। उसके बाद से वर्क स्कोप और स्पेसिफिकेशन, वर्क स्कोप आप अच्छे से पहले पढ़ लें, ड्राइंग के अनुसार देख लें, वर्क स्कोप को आप जांच कर लें, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, लोकेशन एक बार जाके विजिट कर लें, लोकेशन कौन से लोकेशन पे काम है, क्या लोकेशन में, वहाँ पे आप देख लें कि वहाँ पे रिस्क कितना है, रिस्क आप एक तरह से कैलकुलेट कर लें साइड पे जाके, रिस्क अगर ज़्यादा रिस्क की काम है तो फिर आपको मैन पावर भी उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और ज़्यादा आपको अगर
टेक्निकल काम है तो आपको फिर उस हिसाब से आपको फीटर भी बुलाने पड़ जाएंगे। फीटर रिगर क्लास फीटर और रिगर जितने भी आप टेक्निकल आप काम करने जाएंगे तो फीटर आपको अच्छे से हायर करने पड़ेंगे। फीटर की सैलरी काफी ज्यादा अच्छी, फीटर की अच्छी सैलरी होती है। मिल राइट अगर रोटरी पार्ट में काम है तो मिल राइट फीटर की सैलरी काफी ज्यादा होती है। अगर वेल्डिंग का काम हो, अगर इंडियन बॉयलर रेगुलेटरी वाले अगर रेगुलेशन वाले अगर वेल्डर हो, IBR वेल्डर, तो उनकी भी सैलरी काफी ज्यादा होती है। तो ये सब चीजों को अच्छे से जांच कर लें, वर्क स्कोप एक बार देख लें। वर्क स्कोप के बिहाफ में ही आप यूनिट जो आप कोट करने जा रहे हैं उन चीज़ों को आप यूनिट रेट में उस हिसाब से इंक्लूड करके तब कोट किया करें। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन जरूर देख लें। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट अगर सपोज शेड्यूल आप देख रहे हैं, शेड्यूल अगर एक एक 10 महीने का शेड्यूल आपको है काम करने का, पता चला 10 महीने से जाके आपको फ्रंट ही नहीं मिल रहा काम करने का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। तो वर्क फ्रंट होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्क फ्रंट अगर अवेलेबल ही नहीं है, आप 10 महीने का ड्यूरेशन आपको दिया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन 10 महीने से कितना हो गया, 18 महीना हो गया, 6 महीना आपका और एक्सटेंड हो गया। तो 6 महीने का कौन बियर करेगा? 6 महीने में साइट पे आप रहेंगे, आपका मैन पावर रहेगा, कुछ ना कुछ मैन पावर रहेगा, आपको ओवरहेड आपका कॉस्ट आएगा, वो कौन बियर करेगा उसको? तो ये सब चीजें अगर टाइमलाइन आप स्टार्टिंग में ही आप टाइमलाइन डिफाइन कर देते हैं, कम क्लाइंट के द्वारा टाइमलाइन डिफाइन होकर मिलता है आपको, तो उस पर स्ट्रिक्ट रहें आप। बोले अगर वर्क आपको नहीं मिल रहा है तो आइडल क्लेम आप क्लेम करें। आइडल आप क्लेम करना, क्लाइंट को क्लेम करें आइडल, आप बोले कि आइडल हमको पेमेंट चाहिए। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में ही आप इन चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग के से पहले ध्यान दे लें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। बाद में कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद से इनवाइस सबमिशन, इनवाइस के बारे में भी और सबमिशन के बारे में, उसके पेमेंट ड्यूरेशन के बारे में बात कर लें और कॉन्ट्रैक्ट में उसको मेंशन कराएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड पड़ती है इनवाइस के साथ साथ, जैसे मेजरमेंट शीट, आप जो साइट पे काम करें उसकी मेजरमेंट शीट आप बनाएंगे। मेजरमेंट शीट में किस किस की साइन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उसको इनवाइस में कन्वर्ट करेंगे। इनवाइस के साथ क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ जाएंगे, वो चीज़ पहले से आप डिफाइन कर लें। उसके बाद से सबमिशन का डेडलाइन क्या रहेगा, पेमेंट कब, कितने दिन में सबमिशन, इनवाइस सबमिशन से कितने दिन में पेमेंट आपका होगा, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स में एक डेट आप मेंशन करा लें कि इनवाइस सबमिशन के 15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगा, 10 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। इनवाइस सबमिशन कब तक करना है, जैसे जनवरी महीने का बिल हम 5 फरवरी तक कर सकते हैं, आपको 10 दिन के बाद यानी 15 फरवरी तक पेमेंट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप रिटेन में अगर कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी तरफ से फेवरेबल कंडीशन बन जाती है और फ्यूचर में आपको कोई इशू, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के समय कोई इशू आपको क्रिएट नहीं होगा। इसके अलावा इसमें जो टर्म्स है, टर्म्स में LD की भी प्रपोजल आप एक बार चेक कर लें, LD प्रपोजल है कि नहीं। प्राइस वेरिएशन जो PVC होता है, एस्केलेशन होता है, उसका एक बार टर्म्स एक बार चेक कर लें, प्राइस वेरिएशन वहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। बड़े कॉन्ट्रैक्ट में तो एप्लीकेबल होता है, छोटे में एक बार आप पता कर लें कि प्राइस वेरिएशन वहाँ पे है कि नहीं, LD का प्रपोजल तो नहीं है ना, ये सब चीज़ें पता कर लें। ठीक है। और इसमें जो प्राइस, इसमें एक चीज़ और है, प्राइस इवेल्युएशन, और जो आप प्राइस ब्रेकडाउन बनाएंगे तो उसमें जो लास्ट का जो माइलस्टोन पेमेंट बच जाएगा, वो पेमेंट कब रिलीज होगा और कैसे रिलीज होगा, उसके बारे में टर्म्स कंडीशन में मेंशन करा ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद से पेमेंट टर्म्स, पेमेंट शेड्यूलर ये बता ही दिया, पेमेंट शेड्यूलर, पेमेंट मेथड कैसे होगा, कैश में होगा, कैसे होगा, कैसे होता है नॉर्मली, अकाउंट में होगा, कब तक होगा, ये सब आप पता कर लें। तो ये सब, यही चीज मेजरली ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के वो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका स्मूथली क्लोज हो पाएगा, टाइमलाइन भीतर क्लोज हो पाएगा। और इसके अलावा जो जो सबसे लास्ट में, लेकिन इसको सबसे फर्स्ट में ही हम लोग कंसिडर करते हैं, PPEHS, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वर्कर को डेली आप एक तरह से मोटिवेट करें अपने काम जाने से पहले कि PHS पॉलिसी कितनी ज़रूरी है पर्सनल लाइफ में और आपके कमर्शियल लाइफ में, सब चीज़ों में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। डेली डेली उनको मोटिवेट करें, EHS के बारे में उनको बताएं, सेफ्टी की गाइडलाइन बताएं कि आप आपकी सेफ्टी की रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में बता के तब अपने डेली के काम शुरुआत किया करें, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा सेफ्टी का जो PPE इक्विपमेंट है, जैसे सेफ्टी हार्नेस, हेलमेट, जैकेट, जूता, सेफ्टी शू अगर किसके स्कोप में रहेगा, ये भी चीज़ों को एक छोटा ही चीज़ है, लेकिन अगर आप 5 आदमी से काम कर रहे हैं तो एक आदमी में PPE के खर्चे लगभग 2,500 से 3,000 रुपये आएंगे। अगर PPE जब करने जाएंगे तो 5 आदमी अगर सप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इसको भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन करने से पहले चीज़ों को क्लियर कर लें कि PPE किसके स्कोप में रहेगा। अगर आपके स्कोप में, वेंडर के स्कोप में रहेगा तो फिर आप यूनिट प्राइस उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसमें जो वीडियो में जो काफ़ी ज़्यादा मैटर है ना, पर्सनली एक तरह से साइट पे जाके रिव्यू किया गया है कि क्या-क्या चीज़ें एसेंशियल है साइट पे और किन-किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं आप साइट पे काम करने से पहले, साइट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।